अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछले कुछ अरसे से हम बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में, मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में इस कदर मसरूफ़ रहे कि एक अहम जो हमारा मौजू है उस पर हम बात नहीं कर सके। उस सिलसिले में बहुत सारी मैसेजेस हमारे पास आते रहे, तो उनमें से इस दफ़ा हमने ये सोचा है कि हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज़ है उसमें हम एक बहुत ही आम कॉमन अलामत या सिम्टम के बारे में बात करें जिसे कब्ज़ कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल मामूली सा मसला भी हो सकता है और ये बहुत शदीद मसला भी हो सकता है। इसलिए जो कॉमन पीपल हैं, लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, तो उनको कब्ज़ के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि ये क्या है। पहले तो ये कि कब्ज़ से मुराद क्या है। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और बहुत दफ़ा मरीज़ आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, वो कहते हैं कब्ज़ है। मैं पूछता हूँ आप पखाना कितनी दफ़ा करते हैं, वो कहते हैं जी मैं 6 दफ़ा पखाना करता हूँ। और कुछ लोगों का ये, और लिहाजा लोगों को कब्ज़ के बारे में सही मालूम नहीं कि क्या चीज़। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर उनको पतला पतला पखाना बार बार आए तो वो कब्ज़ है। कुछ को ये ख्याल है कि उनको ज़ोर लगाना पड़े तो वो कब्ज़ है। कुछ का ख्याल है कि सख्त स्टूल आए तो वो कब्ज़ है। कब्ज़ असल में, उसको समझने के लिए मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो भी खुराक हम अपने मुंह के रास्ते से अंदर लेकर जाते हैं तो हमारी खुराक की नाली से मैदे में जाती है, मैदे से फिर छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, तो वहाँ वो टूटती है, ब्रेक होती है, यानी हज़म होने का पूरा निज़ाम जो है वो उसमें होता है। और उसके बाद उसमें से पानी और जो ज़रूरी मादे हैं, यानी उनकी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फ़ैट वगैरह है, वाइटामिन्स हैं, वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत में चली जाती है। अच्छा, छोटी आंत में इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन बड़ी आंत में आके ये थोड़ा स्लो हो जाती है। बड़ी आंत में अमूमी तौर पर नमकियात और पानी जो हैं वो खून जिस्म का हिस्सा बनते हैं, और जूँ जूँ ये जो खुराक है ये बड़ी आंत में आगे की तरफ जाना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होना शुरू हो जाती है, इसमें से पानी की मिकदार कम हो जाती है और ये लिक्विड से सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जब ये बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है जिसको सिग्मॉइड कोलन कहते हैं, वहाँ से रेक्टम यानी पखाने की जो जगह है वहाँ पहुँचती है, तो एकदम उसके इर्द गिर्द एक असाबी निज़ाम मौजूद है जो ये इत्तला देता है हमारे दिमाग को कि अब यहाँ पखाना मौजूद है और इसको निकालना है, जिसके नतीजे में एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश पैदा होती है और एक पता लगता है हमारे दिमाग को कि कुछ कुछ अब मुझे ज़रूरत है। और आदमी मुनासिब जगह पर जाकर फिर जो पखाने के आखिरी हिस्से के इर्द गिर्द कंट्रोल करने के लिए पट्टे होते हैं उनको वो रिलीज़ कर देता है, और पेट का, और जो पेट और सांस की नाली और हमारी फेफड़ों के दरमियान में एक डायफ्राम, एक मसल होता है, वो कंट्रैक्ट करता है, जिससे पेट अंदर की तरफ दबता है, डायफ्राम नीचे की तरफ दबती है, और वो जो रुकावट के लिए स्फिंक्टर होते हैं वो खुल जाते हैं और पखाने का इखराज हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल मूवमेंट है और अमूमी तौर पर लोगों को दिन में कम से कम एक दफ़ा इस कुदरती हाजत की रफ़ा करने के लिए टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को 2 दफ़ा भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी शख्स को हफ्ते में 3 दफ़ा से भी कम जाना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट को कब्ज़ है। या उसको जब पखाना करने जाए और वो इतना सख्त हो और उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़े, और एवरेज ये है कि एक दफ़ा टॉयलेट का विज़िट 10 मिनट से ज़्यादा हो, तो इसका भी मतलब है कि इस मरीज़ को कब्ज़ है। अच्छा, ये जो कब्ज़ है ये बहुत सारे लोगों को, अगर हम कहें कि अक्सरियत को, कब्ज़ किसी बीमारी की वजह से नहीं होती बल्कि खाने पीने और पखाने की आदत के बारे में ज़िंदगी गुजारने का गलत तरीक़ाकार है, उसकी वजह से होती है। तो ये बात गलत नहीं होगी। तो लिहाजा सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि अगर हम क्या करें तो इस बात का इम्कान है कि बग़ैर किसी दवाई के भी कब्ज़ जो है वो नहीं होगी। उनमें से पहली बात यह है कि हमारी खुराक का जो टाइम है वो तरतीब के साथ हो। वो लोग जो कई कई दिन नहीं खाते, फिर खाते हैं तो फिर खाते ही रहते हैं, उनके अंदर पेट के जो पूरा निज़ाम है जो कि एक तरतीब से बना हुआ है वो मुतासर होता है। नंबर 2, अगर हमारी खुराक के अंदर फ़ाइबर की कमी है, फ़ाइबर वो चीज़ है जो कि हमारी ग़िज़ा का हिस्सा तो है मगर वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता
बल्कि वो फाइबर यानी जिसे छिलका प्रोवाइड करता है। मसलन अगर आप अनछना हुआ आटा लें, बुरादा, उसमें बहुत फाइबर होता है, या फल लें, उसमें बहुत फाइबर होता है। इसी तरह आप सब्जियां लें, ख़ास तौर पर कच्ची सब्जियां लें, उनमें बहुत फल होता, उनमें वो फाइबर होता है। साग में बहुत फाइबर होता है। अगर हमारी ग़िज़ा जो है उसमें फाइबर की मिकदार कम होगी तो फिर हमें हर सूरत कब्ज़ हो जाएगी। यानी वो लोग जिनका खाना हमेशा ही गोश्त है, जिनका खाना हमेशा ही जंक फूड जिसे कहते हैं वो है, और जो उठते बैठते जो मिला उसको खा लिया, लेकिन एहतमाम के साथ बैलेंस डाइट ना ली, तो इन लोगों को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तीसरी अहम बात यह है कि पूरे दिन में हमें 6 से 7 गिलास पानी के पीना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो हमारा इलाका है ये गर्म इलाका है, यहाँ सर्दियों का ड्यूरेशन कम होता है और गर्मियों में पानी हमारे जिस्म से बुखारात की शक्ल में ज़्यादा निकलता है, हमें पानी की ज़रूरत होती है, और सर्दियों में हमें बाज़ वक़्त पानी पीना याद ही नहीं रहता। तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 7 से 8 गिलास पानी के पीना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी, और उसके लिए प्यास लगने का इंतज़ार न कीजिए, पानी पीते रहिए। अच्छा, अब जब हम अगर पानी नहीं पीते तो हमारी जो ग़िज़ा है वो अंदर जाकर खुश्क हो जाती है, और जब खुश्क होती है तो वो फिर हार्ड स्टूल बन जाता है और वो कब्ज़ कर देती है। अच्छा, इसके अलावा कब्ज़ की एक और अहम वजह यह है कि हमारी टॉयलेट जाने की, बैतुल खला में जाने की जो ख्वाहिश है, जो अर्ज है, हम उसको पोस्टपोन करते रहें। यानी आप एक ड्यूटी पे गए हुए हैं और उसके बाद आप कहते हैं चलो मैं फिर चला जाऊँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है। अगर वो चाहे तो उसके रेक्टम में पखाना मौजूद भी हो तो वो उसको रोक सकता है अपनी वॉलंटरी या इरादी कुव्वत के साथ, यानी अपने मसल्स को यानी वो दबाकर स्क्वीज़ करके उसको कंट्रोल कर सकता है। और अगर कोई शख्स इस तरह की आदत हो कि जब भी उसको जाने की ज़रूरत है तो वो ना जाए और उसको किसी वजह से डिले करता रहे, तो वो पखाना वो जो यहाँ मौजूद होता है वो फिर उसमें से पानी और अब्जॉर्ब हो जाता है और वो फिर सख्त हो जाता है, और जब वो सख्त हो जाता है तो उसके लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, और ज़ोर लगाते हैं तो दर्द होता है, तो फिर आदमी उसको फर्दर पोस्टपोन करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो कब्ज़ हो सकती है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात कब्ज़ की है, उसका एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। मैंने कुछ पेपर्स पढ़े हैं कि वो लोग जो फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते उनके अंदर भी देखा गया है कि कब्ज़ जो है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल उन लोगों के जो कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज। वो लोग जो सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, दुकान में अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठे रहे, तो उनके अंदर कब्ज़ जो है वो ज़्यादा देखने में आई है। इसके अलावा जो पखाने के यानी हाजत के दौरान हमारी बैठने की पोजीशन है वो भी उसका एक करेक्ट तरीका है, और उसमें मुझे तो खैर बहुत ही, जब मैंने ये पढ़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के अंदर बाकायदा एक उस बैठने की एक पूरी तरतीब है कि जिसमें आदमी जो है स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर बैठे, और वो लोग जिनको कोई घुटनों का प्रॉब्लम है और वो कमोड़ पे बैठते हैं तो उस कमोड़ के ऊपर भी अपनी थोड़ा सा आगे को झुक कर बैठे और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा वज़न डाल कर बैठे। ऐसा करने से, और आगे को हल्का सा झुक कर बैठें तो, और स्क्वेटिंग पोजीशन में, तो ऐसा करने से जो लेफ़्ट साइड का जो रेक्टम है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उससे पखाने का इखराज निस्बतन ज़्यादा आसानी के साथ हो जाता है। वैसे जो मैंने मसनून तरीका पढ़ा तो उसमें वो चूँकि उकड़ूँ बैठ के और ये हाथ जो है वो यहाँ थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर रखे और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर झुक के, और ये जो मैंने वेस्ट की स्टडीज़ पढ़ी उसमें भी लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़े से झुकाव को उन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि जो एनाटमी है उसकी साख्त पखाने के रास्ते की नाली की इस तरह से है कि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को झुक के और आगे को झुक कर ऐसा करने से उसका इखराज आसानी से हो जाता है। देखिए, अब तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बातें हैं कि किसी को कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसकी आदत की वजह से उसको कब्ज़ हो गई है। तो लिहाजा ये तमाम, मैं इनको समराइज़ करता हूँ, फिर मैं अगली बड़ी अहम बात आपसे करने जा रहा हूँ। पानी खूब पीजिए, खाने के औकात को मुकर्रर कीजिए, खाना जो खाएं उसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी, और रेड मीट की मिकदार कम होनी चाहिए। जितनी फ़ाइबर की मिकदार यानी सब्ज़ियाँ, सलाद, फल, उनकी मिकदार ज़्यादा होगी उतना फुजला जो है वो बड़ी मिकदार में बनेगा। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपनी एज के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो आप ज़रूर कीजिए, और जब भी पखाने में जाने की हाजत हो तो उसको पोस्टपोन ना कीजिए। और दूसरा, मैंने आपको थोड़ा सा
पोस्चर के बारे में बताया। अच्छा, ये तो हमारी बात का एक सेगमेंट हो गया। अब दूसरी बात यह है कि अलबत्ता ये सब कुछ करने के बावजूद कब्ज़ ठीक ना हो रही हो तो कब्ज़ किसी सीरियस बीमारी का एक की अलामत भी हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि इस बात से आप अपने आप को किसी वहम का शिकार मत कर लीजिएगा, लेकिन ये अलबत्ता ज़रूर एहतियात करनी ज़रूरी है कि अगर आपको मुसलसल कब्ज़ रहती है, जिसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, नंबर एक, या आपको अभी रिसेंटली आपकी टॉयलेट की हैबिट चेंज हुई है, यानी पहले तो आपको नहीं थी अब होनी शुरू हो गई है, तो मेहरबानी करके किसी डॉक्टर से रब्ता कीजिए, क्योंकि ये किसी भी और अंतड़ियों की सीरियस बीमारी का या नॉन सीरियस किसी, यानी बहुत सीरियस नहीं, यानी कैंसर वगैरह नहीं, मगर फिर भी किसी एक बीमारी की एक निशानी हो सकती है। और ख़ास तौर पर जब कब्ज़ के साथ जो मैं अलामतें बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक अलामत हो, कब्ज़ भी हो और इनमें से कोई एक अलामत हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो फिर तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता कीजिए। पहली बात यह है कि जब कब्ज़ और डायरिया ऑल्टरनेट करें, यानी एक हफ्ता कब्ज़ रहती है, उसके बाद फिर पखाने, पतले पखाने आना शुरू हो जाते हैं, फिर कब्ज़ हो जाती है, फिर पतले पखाने, अगर ऐसा हो तो अब आप इसका सिर्फ फाइबर शाइबर से इलाज नहीं, आपको डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो बात यह है, अगर आपको पखाने के रास्ते में खून आता है, चाहे वो ताज़ा खून की शक्ल में आता है, चाहे वो पखाने के साथ चिपका हुआ खून आता है, फिर आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। दो बातें। तीसरा, आप पखाना कर लेते हैं लेकिन आपको लगता है कि अभी कुछ हाजत बाकी है, यानी आपकी तसल्ली नहीं होती, यानी मुकम्मल तौर पर इखराज नहीं होता, बल्कि आपको लगता है कि अभी तो फिर मुझे ज़रूरत है, तो ये इस सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। चौथी बात, अगर पखाने में कब्ज़ के साथ साथ कोई रेशा, खून की बजाय रेशा या पीप आती है, तो फिर भी आपको डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। सिर्फ टोटकों से और ग़िज़ा की तब्दीली से ये मसला हल नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर पखाना करते वक्त आपको दर्द होता है और पखाना करते वक्त कोई चीज़ बाहर आती है, जैसे कोई मौके बाहर आते हैं या कोई गोश्त का टुकड़ा बाहर आ जाता है जब आप ज़ोर लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी ये कब्ज़ जो है वो हो सकता है किसी और बीमारी की निशानी हो और आप इसको डिले नहीं कर सकते। और आखिरी बात यह है कि अगर किसी वजह से आपका वज़न कम हो रहा हो और साथ कब्ज़ भी हो, तो ये भी एक अलामत है कि जिसमें आपको डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं दोबारा से समराइज़ करता हूँ। बहुत से लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत है, उनको कोई सीरियस बीमारी नहीं होती, वो अपनी आदत को तब्दील करके इस बीमारी से इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। अलबत्ता अगर आपको बहुत अरसे से कब्ज़ है जो ठीक नहीं हो रही, अगर कब्ज़ के साथ डायरिया ऑल्टरनेट करता है, पहले कभी डायरिया कभी कब्ज़, और अगर पखाने में खून आता है, अगर पखाने में पीप आती है, अगर पखाना करने के बाद हाजत अभी बाकी रहती है, और अगर ज़ोर लगाने पर कोई चीज़ बाहर भी निकलती है या अंदर चली जाती है, फिर या बाहर ही रहती है, या गोश्त का कोई टुकड़ा, कोई मौका, या आपका वज़न बहुत रैपिडली नीचे जा रहा है, ऐसी सूरत में फिर आप इस कब्ज़ को लाइट ना लीजिए और अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए।